बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आने वाली है और मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। इन 15 दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज अपनी पढ़ाई को मैनेज करना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज है अपने आप को मैनेज करना, पेशेंस बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। तो आखिर इन 15 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे हमको अपने आप को मैनेज करना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हमें ध्यान नहीं रखनी चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, वो तमाम पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें कि जो हमारे पास जो 15 दिन का समय बचा हुआ है बीपीएससी एग्जाम के लिए, उस समय को हमको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका हार्ड वर्क और एक होता है आपका स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आपको जो है कुछ चीजें दिला सकता है, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको बहुत चीजें दिला सकता है। तो आपको स्मार्ट वर्क पर ध्यान देना है। और स्मार्ट वर्क के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वही प्लान हम यहां पर आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले आपका जो 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इन 15 दिनों को बेसिकली हम जो है फेज वाइज तरीके से पढ़ेंगे। इन 15 दिनों को हम दो फेजेस में डिवाइड करेंगे, दो चरणों में डिवाइड करेंगे। इसमें से आपका जो पहला फेज है वो 11 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिलेगा। 11 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आपका पहला फेज है। और दूसरा जो फेज है वो आपका 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई, यानी कि जो आपका एग्जाम का सेकंड लास्ट डे है, वहां तक आपको देखने को मिलेगा। अब ये दोनों फेजेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यहां पर आपको मिनिमम सोर्सेस का इस्तेमाल करना है। जितने कम सोर्सेज आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसमें आपको मैक्सिमम रिवीजन पर ध्यान देना है। मिनिमम सोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन, यही सिद्धांत आपको अपने पास हमेशा, यही मंत्र आपको अपने पास हमेशा बांध करके रखना है कि आपको कम से कम किताबें पढ़नी है, कम से कम आपको सोर्सेज का इस्तेमाल करना है और अधिकतर से अधिकतर आपको रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवाइज करना है। और यही आपकी स्ट्रेंथ को जो है मजबूत करेगा। अब इसमें सबसे पहला फेज अगर आप देखें, पहले फेज में आपको क्या करना है, पहले फेज में आपको इंटेंसिव रिवीजन करना है। पहले फेज में आपने जितना भी पूरे साल के भीतर पढ़ा है, इस एग्जाम के लिए, इस एक दिन के लिए आपने जितना पढ़ा है, उस एक दिन के लिए आपकी पढ़ाई को पूरा आपको रिवाइज कर लेना है। तो आपको इंटेंसिव रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखिए, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एग्जाम का जो स्वरूप है उसके अंदर आना पड़ता है। और मॉक टेस्ट जो है एग्जाम के स्वरूप में आने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करने में आपको बहुत मदद करते हैं। तो आपको क्या करना है, इंटेंसिव रिवीजन करना है। आपको मॉक टेस्ट के जरिए जो है अपना वास्तविक मूल्यांकन करना है। इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल प्लान आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, हम प्लान के साथ प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए वो भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हम आपके लिए एक संकल्प सप्ताह लेकर के आएंगे जहां पर 6 दिनों में 6 मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। इस पर अभी हम आगे और डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल ये हमारा आपका फेज 1 होगा। इसमें आपको कोर सब्जेक्ट्स पर डीप रिवीजन करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि फेज 1 में क्या है, कोर सब्जेक्ट्स पर डीप रिवीजन करना है। अब कोर सब्जेक्ट क्या है उसको भी अभी हम आगे देखेंगे कि कोर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले क्या कवर करना है, फिर बाकी चीजें जो बच जाएंगी उनको बाद में कवर करना है। तो ये हमारा फेज 1 हो गया। फेज 2 अगर आप देखें, फेज 2 आपका कंसोलिडेशन का फेज है। फेज 2 में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। फेज 2 में आपको जो है कुछ भी नई किताब नहीं उठानी है। फेज 2 में केवल आपको कंसोलिडेट करना है। फेज 2 में आपको मेंटल बैलेंस बना करके रखना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा होगा और इस कम बचे हुए समय में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नई चीजें नहीं सीखनी है। आपको केवल आपने जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना है, उसको केवल एक बार सरसरी तरीके से अपनी नजर से गुजार लेना है, ताकि सारी चीजें आपकी मेमोरी में फ्रेश बनी रहें। आप जो भी एग्जाम पत्र, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जो भी क्वेश्चन हो, कम से कम उसके बारे में सबकॉन्शियसली आपको कुछ ना कुछ पता हो। इस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है और सारा आपको मेंटल बैलेंस यहां पर बना करके रखना है। तो केवल कंसोलिडेशन और शॉर्ट नोट्स पर ध्यान देना है। नई सामग्री को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहां पर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर सबसे जरूरी है वो आपकी किताबें नहीं है, वो आपका पढ़ना नहीं है, वो आपकी नॉलेज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका मेंटल बैलेंस, आपका मानसिक संतुलन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की। तो यही चीज आपको जो है याद रखनी है कि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पर होगा, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको अपनी तैयारी पर होगा, उतना बेहतर आप एग्जाम वाले दिन परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो दो फेजेस यहां पर हमने देखे। आप थोड़ा सा इसमें और डिटेल में हम जाते हैं कि आपका जो फेज 1 होगा, फेज 1 में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए। फेज 1 में टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। फेज 1 के टाइम मैनेजमेंट की अगर आप बात करें, फेज 1 को आपको आपका जो दिन है उसको 3 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है, 3 स्लॉट्स में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहला जो स्लॉट है आपका, सबसे पहला स्लॉट जो है वो आपका
कोर विषयों का होना चाहिए, कोर विषयों और जो डायनेमिक रिवीजन है उसका होना चाहिए। यानी कि आपको सबसे पहले स्लॉट में कोर विषयों को पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। 6 घंटे जो है एक दिन में आपको लगभग 10 घंटों की पढ़ाई करनी है। अब क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो घंटे तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, समय आपको बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ने का समय आपको और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो लगभग औसतन हम मान के चल रहे हैं कि एक विद्यार्थी जो है वो 10 घंटे की पढ़ाई करेगा। इस 10 घंटे की पढ़ाई में आपको जो पहला स्लॉट होगा वो 6 घंटे का होगा, जिस स्लॉट में आपको अपने कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है, उनको पढ़ना है, उनको समझना है। तो 6 घंटे आपको कोर सब्जेक्ट्स में रिवाइज को देने हैं। फिर सेकंड जो स्लॉट है आपका, सेकंड स्लॉट आपका टेस्ट सीरीज का है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज पढ़नी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपका जो भी आंसर्स आपने गलत किए हैं, जो भी आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर आपको पढ़ना है, जिस पर अभी हम आगे बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो आपका जो दूसरा स्लॉट है वो टेस्ट सीरीज का है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और उसका आंसर की जो है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको पढ़ना है। इसके लिए आप दिन में 2.5 घंटे का समय लगभग दे सकते हैं। अंत में आपके पास जो 1.5 घंटे का समय बचा है, इस 1.5 घंटे के समय को आपको बेहतर तरीके से जो ज्यादा आरओआई वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल फैक्ट्स हो गए, बिहार स्पेशल जो कंटेंट हो गया, वो यहां पर आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको दिन में 1.5 घंटे देने हैं। तो 3 स्लॉट हमने देखे। सबसे पहला स्लॉट आपका 6 घंटे का है, जहां पर आपको कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, 2.5 घंटे आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और 1.5 घंटे आपको करंट अफेयर और बिहार स्पेशल का पढ़ना है। तो ये एक दिन आपका कैसा होना चाहिए हमारे पहले फेज में, वो यहां पर हमने देखा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं संकल्प सप्ताह के बारे में। हमने आपको बताया था कि संकल्प सप्ताह में हम आपकी मदद करने वाले हैं। तो जो टेस्ट सीरीज वाली हम बात कर रहे थे कि एक दिन में 2.5 घंटे आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, उसमें हम आपकी कैसे मदद करेंगे वो चीज यहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो एक संकल्प सप्ताह हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जो पहला फेज है, पहले फेज में आपको ये संकल्प सप्ताह मिलेगा। पहला फेज आपका 13 से लेकर के 18 जुलाई तक है। तो इस 13 से लेकर के 18 जुलाई के 6 दिन जो हैं, इन 6 दिनों में आपको 6 दिनों में 6 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर हम लाइव जो है सारे मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, सारे सवाल डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक पेन और एक कागज लेकर के बैठना है और जैसे ही सवाल आपके सामने आएगा सवाल का जवाब आपको देना है। कुछ समय आपको दिया जाएगा, सवाल पढ़ करके उसको आपको सॉल्व करना है और एक कॉपी में लिख लेना है कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कितने सवाल आपके गलत हो रहे हैं। जो भी गलत हो रहे हैं फिर उनको हम आगे देखेंगे कि उनका क्या करना है। तो ये आपका एक 6 दिनों का 6 मॉक टेस्ट यहां पर आपको मिलेंगे। इसमें आपका जीएस आधारित अभ्यास प्रश्न होंगे, यानी कि आपके मुख्य तौर पर इसमें हम जीएस को कवर करेंगे और प्लस आपके कुछ सरप्राइज्ड क्वेश्चन भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सरप्राइज क्वेश्चन का क्यों डाला गया है? सरप्राइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ आपके एग्जाम सब कुछ वहां से आता है जो आपने पढ़ा हुआ है, या सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही आता है। ऐसा तो नहीं होता है। कई बार यह भी होता है कि कुछ चीजें सिलेबस के बाहर से भी आ जाती हैं और वो चीजें हमको परेशान ना करें, उनकी वजह से हमारा मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो ना प्रभावित हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए। उससे निपटने के लिए हमको पहले से उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो ये जो सीरीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे, इस सीरीज में कुछ सवाल आपके ऐसे रहेंगे जो सिलेबस में होंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस होंगे। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो आपको सरप्राइज कर देंगे। ये सवाल आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयार करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें डेट वाइज, यहां पर आप देख लें, पहला जो दिन है आपका 13 जुलाई को पहला मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे मंडे को। दूसरा दिन आपका ट्यूसडे है 14 जुलाई को, दूसरा मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से तीसरा दिन भी आपका, चौथा दिन है, पांचवा दिन है फ्राइडे, यहां पर आपका मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे और सैटरडे 18 जुलाई को हम आखिरी अपना मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो हैं वो यहां पर आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो आपको मिलने वाली है। तो कब आपको ज्वाइन करना है मॉक टेस्ट? आपको जो है 13 जुलाई से यानी कि मंडे से रोज सुबह 11 बजे हमारे प्लेटफॉर्म पर आना है। रोज सुबह 11 बजे हम सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो डिस्कस करेंगे, उनके सवाल डिस्कस करेंगे, सवालों के जवाब डिस्कस करेंगे, कैसे सवाल सॉल्व किया जा सकता था, एलिमिनेशन टेक्निक आप कैसे लगा सकते थे, क्या इसमें जो है आपका नॉलेज कैसे आप लगा सकते थे, इसमें बिना नॉलेज के उसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस पूरी संकल्प सप्ताह सीरीज में हम क्या क्या करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि आप जो है वीडियो के माध्यम से नहीं बल्कि आप फिजिकल टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक और मौका मौजूद है। आप जो है हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है ये आपका हिंदी माध्यम में भी है और अंग्रेजी माध्यम में भी टेस्ट सीरीज मौजूद है। टोटल यहां पर आपको 10 टेस्ट मिलने वाले हैं। टोटल 10 टेस्ट यहां पर आपको मिलेंगे, जिनमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। हर एक सवाल जो है वो बीपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके आधार पर आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने टेस्ट का चयन कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी आप जो है टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अब ये हमने देख लिया कि टेस्ट सीरीज के 2 विकल्प आपके पास मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि
टेस्ट सीरीज का सही इस्तेमाल किया कैसे जाए। यानी कि जो टेस्ट सीरीज आपके सामने आती है, मान लीजिए आपने टेस्ट लगाया और टेस्ट लगाने के बाद आपके नंबर भी आ गए, अच्छे नंबर आए, खराब नंबर आए, वो मैटर नहीं करता है, कुछ नंबर आपके आ गए। अब नंबर आने के बाद टेस्ट सीरीज लगा लेने के बाद कुछ सवाल आपने सही किए होंगे, कुछ सवाल आपने गलत किए होंगे। तो अब सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या आपको पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, क्या आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है? तो ऐसा नहीं है, आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, आपको केवल वो पढ़ना है जो कि आपने गलत किया है। दरअसल इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने समय मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय दो चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक ये हो सकता है कि क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, एक ये हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप आंसर को सही कर सकते हैं या आप आंसर को गलत कर सकते हैं। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आप अटेम्प्ट ही ना करें, नॉट अटेम्प्टेड, उसको हम बाहर कर देते हैं। अगर आपने सवाल को अटेम्प्ट किया है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो सवाल का जवाब सही होगा या सवाल का जवाब गलत होगा। अब यहां पर भी दो चीजें हैं, अगर गलत है तो ये तो पूरी तरीके से गलत है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका कुछ भी सही हो सकता था। लेकिन अगर सही है तो यहां पर दो चीजें और हो सकती हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो ये है कि आपका मान लीजिए सवाल आपको आता था और आपने उसको पढ़ा था और तब आपने उसको सही किया है, यानी कि चीजें आपने रिवाइज की थी तब आपने उसको सही किया है। और दूसरा यह है कि आपको आता नहीं था, आपने पढ़ा नहीं था, लेकिन आपने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया, आपने तुक्का लगाया और वहां पर वो सही हो गया। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम दे लें, जब आपके नंबर आ जाएं, फिर आपको एक्सप्लेनेशन जब पढ़ना है तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसको गलत किया है, तो ये आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। दूसरा यहां पर अगर आप देखें, दूसरा आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको आता नहीं था, आपका सही हो गया है वो अच्छी बात है, लेकिन ये आपको आता नहीं था, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि कल को अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको उसका जवाब पता रहे। क्योंकि कई बार जब हम तुक्का लगाते हैं तो एक बार हमने अलग तरीके का मेथड इस्तेमाल किया, दूसरी बार हमने अलग तरीके का मेथड इस्तेमाल किया, पहली बार हमारा सही आंसर आ गया, दूसरी बार हमारा गलत आंसर आ गया। तो ये ना हो, ऐसा ना हो कि आप जो है अलग अलग तरीके से सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही तरीका होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, और वो सही तरीका आपको तब मिलेगा जब आप आंसर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सवाल आपने सही किए हैं, जो सवाल आपने सही किया है और आपको वो सही से आता था, आपने उसको पढ़ा हुआ था, उसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है, और इससे आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा। इससे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको काफी ज्यादा मिलेगी। तो इसको कहा जाता है रिवर्स लर्निंग मेथड। रिवर्स लर्निंग मेथड यहां पर आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो भी गलतियां आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज लगाई, उस टेस्ट सीरीज में आपने देखा कि कुछ ऐसी गलतियां थी जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए किसी सवाल में आप नॉट पढ़ना भूल गए, या किसी सवाल में आप कोई दूसरा शब्द पढ़ना भूल गए, या किसी सवाल में आपने बहुत बेसिक सी गलती कर दी। आपसे पूछा गया था आर्टिकल 14 क्या है, आपने आर्टिकल 15 का जो है आंसर टिक कर दिया। आपसे जो है आर्टिकल 32 रिट पर कोई सवाल पूछा गया था, आपने कुछ और जाकर के टिक कर दिया। तो ये इस तरीके के जो बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, इन मिस्टेक्स की एक डायरी बना लीजिए आप। जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं, वहां पर आपको जब भी कोई गलती लगे कि ये गलती आप जो है ऐसी गलती कर रहे हैं जो गलती नहीं होनी चाहिए थी, जो गलती अगर आप एग्जाम में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसी गलतियों की एक डायरी बना लीजिए, एक पेज पर इन गलतियों को लिख लीजिए, और इनको आपको तब पढ़ना है जब आप एग्जाम देने जाएंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सुबह आपके पास थोड़ा सा समय रहेगा, जब आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे होंगे तो वहां पर आप इन गलतियों को पढ़ लीजिए। वहां पर आप देख लीजिए कि कौन सी गलतियां आपको नहीं दोहरानी है, और कॉन्शियसली उसको अपने दिमाग में आप रखिए कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए। तो दो चीजें आप यहां पर कर सकते हैं, एक आपको रिवर्स लर्निंग मेथड का इस्तेमाल करना है, दूसरा सिली मिस्टेक्स को कवर करने के लिए एक आपको डायरी बनानी है, एक पेज पर आपको सारी मिस्टेक्स जो है लिख लेनी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। अब एक बार हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि आपको कोर सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। कुछ सब्जेक्ट बीपीएससी में ऐसे हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं? इसमें सबसे पहले आपका बिहार स्पेशल हो गया। बिहार स्पेशल में बिहार की राजनीति हो गई, बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का भूगोल हो गया, बिहार के नवीनतम बजट हो गया, बिहार के आर्थिक आंकड़े हो गए। ये तमाम डेटा आपको पता होने चाहिए क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके बन सकते हैं। दूसरा आपका आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे कई बार जो है बार बार सवाल आपको देखने को मिलते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन में
बिहार की क्या भूमिका रही थी, बिहार स्पेसिफिक सवाल क्या क्या बनते हैं, ये भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तीसरा यहां पर आपका करंट अफेयर है, चाहे आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर हो, चाहे आपका अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर हो, चाहे बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर हो, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार यहां से बहुत ज्यादा सवाल आपको मिलते हैं, तो बीपीएससी के लिए बिहार के करंट अफेयर को, राष्ट्रीय करंट अफेयर को, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर को आपको ध्यान से पढ़ना है। और अंत में आपका जनरल साइंस हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, तो सामान्य विज्ञान से भी बीपीएससी में बहुत सवाल आते हैं, तो सामान्य विज्ञान को भी आपको ठीक ढंग से पढ़ लेना है। और इसके बाद ये मान लीजिए 4 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं, ये 4 चीजें आपने पूरी कर ली हैं, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद जो आपके दूसरे सब्जेक्ट बचते हैं उनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपके हाई यील्डिंग कोर सब्जेक्ट्स हैं वो यहां पर आपको याद रखने हैं। अब तक जो हमने डिस्कशन किया था वो आपका पहले फेज की रणनीति थी। अब दूसरे फेज में क्या होना चाहिए, फेज 2 में क्या होना चाहिए? फेज 2 आपका 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात जो आपको फेज 2 में याद रखनी है कि फेज 2 में आपको कोई नया मटेरियल नहीं उठाना है, कोई नई किताब आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगानी है। ये एक मंत्र है जिसको आप पकड़ करके रखिए कि आपको कोई भी नई किताब जो है उसको हाथ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जब आप नई किताब को हाथ लगाएंगे, जब आप नई किताब पढ़ना शुरू करेंगे, तो उस कंटेंट को आप, उस सामग्री को आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। और जब आप किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो उसको आप लंबे समय तक रिवाइज करके नहीं रख सकते हैं, उसको आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं, उसको आप केवल 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे तक याद रख सकते हैं। लेकिन आपको 1 हफ्ते तक उसको याद रखना है। 1 हफ्ते तक आप केवल वही चीज याद रख सकते हैं जो कि आप लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको आपने लंबे समय से रिवाइज किया है। तो जिस चीज को आपने पढ़ा है, जिस चीज को आपने रिवाइज किया है, केवल उसी को आपको देखना है, केवल उसी को आपको पढ़ना है। कोई भी नया मटेरियल जो है उसको आपको हाथ नहीं लगाना है। तो नया मटेरियल जो है उसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और दूसरा, शॉर्ट नोट्स और डेटा आपको यहां पर कंसोलिडेट करना है। यानी कि एक तो ये आपको करना है कि एक तो आपको पुराने नोट्स नहीं उठाने हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, एक तो आपको नए नोट्स नहीं उठाने हैं, नया कुछ नहीं करना है। जो आपके पुराने नोट्स हैं, पुराने नोट्स में आपने जो पढ़ा है उसको एक बार सरसरी नजर से अपनी नजर से उसको गुजार लीजिए, ताकि सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में फ्रेश बनी रहे और जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसके बारे में सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ मौजूद रहे। और दूसरा, आप अपने जो नोट्स हैं उनको बना करके रखिए, और जो इंपॉर्टेंट सूचकांक होते हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं, बिहार के जो आर्थिक आंकड़े हैं, इनकी एक फैक्ट शीट जो है वो आप बना करके रख सकते हैं। इनकी फैक्ट शीट आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जिस फैक्ट शीट को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ताकि अगर वहां से कोई सवाल आता है तो वो सवाल आपका गलत ना हो। तो ये आपका आखिरी जो फेज है, जो आखिरी सप्ताह है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए वो यहां पर हमने देखा। अब एग्जाम डे का क्या माइंडसेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डे का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम डे में अगर आप देखें 26 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम है, और ये आपको देखने में एक दिन लगता है कि एक ही दिन है 26 जुलाई 2026, लेकिन ये एक दिन नहीं है, ये आपका पूरा एक साल है। ये पूरा एक साल है, 365 दिन है, जिन 365 दिनों में आपने केवल इस एक दिन के लिए तैयारी की है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये एक दिन का लक है, ये एक दिन का लक नहीं है। ये आपने जो 365 दिन मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको इस एक दिन में देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी शक नहीं करना है। पढ़ाई आपने बहुत बेहतर की है। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर के ये कह पा रहे हैं कि आपने अपना 100% इस एग्जाम के लिए दिया है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो सारा काम किया है जो एक एस्पिरेंट को, एक बेहतर एस्पिरेंट को, एक सीरियस एस्पिरेंट को करना चाहिए। अब आपको केवल इतना करना है कि जो एग्जाम वाला दिन है वहां पर अपने धैर्य को बना करके रखना है, वहां पर अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखना है कि आपने मेहनत की है। अब जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आपके एटीट्यूड पर, वो सारी चीजें आपके मेंटल बैलेंस पर, वो सारी चीजें आपके धैर्य पर डिपेंड करती हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सकारात्मक मानसिकता होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको अपना स्लीप साइकिल जो है वो थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। कम से कम 1 हफ्ते पहले जो आपका फेज 2 है वहां पर आपको अपना स्लीप साइकिल ठीक करना पड़ेगा। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि रात में पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन एग्जाम तो आपका दिन में होता है। वो लोग दिन में सोया करते थे, लेकिन अब अगर आप जो है अपनी स्लीप साइकिल को ठीक नहीं करते हैं तो जब एग्जाम का टाइम आएगा उस टाइम पर आपको नींद आ रही होगी, क्योंकि उस टाइम पर आप सामान्यतः सोते थे, तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो कम से कम 1 हफ्ते पहले जो है आपको अपने स्लीप साइकिल को ठीक कर लेना पड़ेगा। आपको अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको ठीक करना पड़ेगा। और प्रश्नों का सटीक चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए प्रश्नों और विकल्पों को अत्यंत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छे ढंग से उनको पढ़ के आपको सॉल्व करना है। आपको चूज करना है कि कौन से सवाल करने हैं और कौन से सवाल छोड़ने हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप याद रखिए,
एग्जाम में सबसे जब भी कोई एग्जाम होता है जहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको मिलती है, तो वहां पर हमको किस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए? जब भी कोई एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां पर हमको इस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, हमको अपने आप को गलती करने का स्कोप देना बहुत जरूरी है। कई बार हम ये सोच करके चलते हैं कि मुझे एग्जाम में कोई मिस्टेक करनी ही नहीं है, मुझे एग्जाम में कोई गलती करनी ही नहीं है। तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि बहुत कम सवाल सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपने आप को स्कोप देना है, आपको अपने आप को यह छूट देनी है कि आप गलती करें। गलती करना खराब नहीं है, बहुत गलती करना खराब है। गलती करना देखिए ह्यूमन नेचर होता है। तो इसीलिए बेसिकली आपको अपने आप को स्कोप देना है कि आप गलती कर सकें। लेकिन वहां पर भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल हमारे समझ से बाहर होते हैं, जिन सवालों को समझना, जिन सवालों को सॉल्व करना जो है उस जगह पर बैठ करके बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे सवालों को छोड़ देना चाहिए। जिस सवाल को आपको लगता है कि आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते और वो आपको समझ में आ जाएगा, आपने इतनी तैयारी की है, आपने इतनी टेस्ट सीरीज लगाई है, हम भी यहां पर और टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसको छोड़ दीजिए। उस पर मेहनत करने का, उसको और ज्यादा सोचने का, समझने का कोई फायदा नहीं होता है। कुछ सवाल हमको छोड़ने भी पड़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप याद रखिए। तो अंत में आपके लिए इतना ही है कि आप जो है पूरी तरीके से तैयार हैं। अपने आप पर विश्वास बना करके रखिए। जो आपका एग्जाम का दिन है उसमें कॉन्फिडेंस बना करके रखिए। कॉन्फिडेंस ही आपकी जो है की है और वही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मिलिएगा 13 तारीख से। आपको हमारा जो संकल्प सप्ताह है उसमें टेस्ट सीरीज में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे उस पूरी सीरीज के दौरान। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।